हेलो एवरीवन। तो आज के अकाउंट्स के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं एंड कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अब हम ये भी जानेंगे कि इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इनकम को, देखो एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चे का मतलब है कि जब हमने किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, किसी चीज़ को हमने परचेज करने के लिए जब कुछ पैसा उसमें हमने पे किया है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू एक्वायर, अपग्रेड और मेंटेन लॉन्ग टर्म एसेट सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट और व्हीकल्स। तो अब जो हमने ये खर्चा किया है ना, अब जो ये खर्चा हुआ है, ये हुआ है हमारे बिजनेस में किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट जिनका इस्तेमाल हम 1 साल से ज़्यादा के लिए करने वाले हैं। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने एक बिल्डिंग परचेज की ताकि हम यहाँ पर अपने एक वर्कशॉप लगा सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने वर्कशॉप लगाई है केवल 1 साल के लिए, कि 6 महीने 9 महीने बाद हम अपनी इस वर्कशॉप को बंद कर देंगे। हमने बिल्डिंग खरीदी है इस वर्कशॉप को लगाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है हमारी। तो हमने जब इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो खर्चा किया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी है, मशीनरी हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विपमेंट्स है या व्हीकल्स हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? दीज एक्सपेंडिचर आर मेड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका पर्पस क्या है? आप ये खर्चे कर क्यों रहे हो? इतने भारी खर्चे, भाई बिल्डिंग आप कोई सस्ते में नहीं खरीद सकते हो। बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने 20 लाख रुपए खर्च किए, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये आपने खर्च किया है टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ताकि आप बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सको। मान के चलते कि हमारे पास पहले से एक वर्कशॉप थी जिसमें हमारी टेबल्स बनती थी, लेकिन हमें लगा कि क्यों ना, हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है हमारी टेबल्स की, तो क्यों ना हम एक बिल्डिंग खरीद ले, उसमें हम एक वर्कशॉप डाल देंगे और टेबल्स ताकि बनती रहें। तो इससे क्या होगा? हमारी टेबल्स और ज़्यादा सेल होंगी, हमारा जब प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होगा तो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। अब जो ये बिल्डिंग है, हो सकता है कि हम इस 20 लाख के अमाउंट को 2-3 साल में कवर कर लें एंड उसके बाद ये जो हमारी जो एसेट है ये हमें ओवर अकाउंटिंग पीरियड्स हमें प्रॉफिट्स देती ही रहेगी, ठीक है। अब इसका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फुली चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट इमीडिएटली। देखो, जो इनकम स्टेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो बनता है वो बनता है 1 साल का, ठीक है। जैसे कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो वो बना हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। तो उसमें हमारे कितने खर्चे हुए, कि जो भी हमारी इनकम हुई वो सारी की सारी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में चली जाएंगी, केवल उस एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो हमने ये बिल्डिंग परचेज की है ये केवल 1 साल के उसी साल का खर्चा तो नहीं है। ये हमारा जो खर्चा हुआ है ये हमारा फॉर मैनी ईयर्स के लिए हुआ है, मतलब काफ़ी सारे सालों के लिए हुआ है, जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। सो इंस्टेड दे आर कैपिटलाइज्ड, एडेड टू द एसेट वैल्यू एंड डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी जो कि थी हमारे पास 20 लाख रुपए की। हमने एक बिल्डिंग न्यू परचेज की जो हमने खरीदी 10 लाख रुपए की। तो अब ये हमारे इसी साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नहीं डालेंगे। इसको हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको हमने ऐड करके दिखा दिया कि अब हमारी जो बिल्डिंग है वो 30 लाख रुपए की हो चुकी है। एंड हमें पता है कि इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद, हम इसको 10 साल तक, या मशीनरी है, मशीनरी को मान के चलते हैं, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट होती रहेगी। लेकिन अगर मशीनरी है, मशीनरी हम मान के चलते हैं कि हमने 10 लाख की खरीदी, हमें पता है कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसको हम 10 साल तक यूज़ करेंगे। मतलब हर साल हमने 1-1 लाख का उसका यूज़ किया, तो हम क्या करेंगे? हम हर साल एसेट में से 1-1 लाख रुपये उस एसेट में से घटाते रहेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको सिंपल सा मिल जाए कि इसमें हमने बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, व्हीकल्स परचेज किए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देखोगे भाई ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको लगेगा, लेकिन वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर बेस रिजल्ट्स इन द एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। हमने किसी चीज़ को जब एक्वायर किया फॉर फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा, सच एसेट वुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
Expenditure in connection with the purchase or erection of a fixed asset, such as basic paid to workers for erecting machines, card is paid to acquiring plant and machinery, overhauling of second-hand machines, etc. अब हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, जब हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी तो उस फिक्स्ड एसेट को खरीदने के साथ ही जो हमारा कोई प्लस एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो हमारा ट्रीट होगा एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों है? हमने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की। अब हमने एक जिस जगह से हमने वो खरीदी उस जगह से हमारे जगह तक लाने के लिए वर्कर्स को हमने पे किए हैं 5,000 रुपये। तो अब जो मशीन की वैल्यू हो गई वो गई 20,05,000 रुपये, क्योंकि इट इज़ परचेज्ड विद द इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। फॉर इरेक्टिंग मशीन्स, कार्टेज हमने कोई पे किया है एक्वायर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी को, ओवरहॉलिंग हुई है सेकेंड हैंड मशीन्स की, तो ये सब एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट होंगे। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच एसेट, सच एज अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल। कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम फिक्स्ड एसेट अब परचेज नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स्ड एसेट को इम्प्रूवाइज कर रहे हैं, उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं कि इस प्रकार से कि हमें और ज़्यादा अर्निंग करके दे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं हमारा सिनेमा हॉल है, अभी तक सिनेमा हॉल में कैपेसिटी थी 100 लोगों के बैठने की, हमने कहा क्यों ना इसको इंक्रीज़ करके 120 लोगों तक के कर दिया जाए। तो ये बेसिकली हमने मतलब हम इसको एक तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी जो हमारे पास एसेट है उसी एसेट को हमने इम्प्रूवाइज किया। सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। All amount spent up to the point on asset is put to use is treated as capital expenditure। जो भी हम अमाउंट्स यूज़ कर रहे हैं जब तक कि हम उस एसेट को यूज़ में नहीं लेकर के आ रहे हैं, मतलब हमने मशीन को सिलेक्ट कर लिया कि हमने ये वाली मशीन खरीदनी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब यह उस मशीन को हम यूज़ में नहीं लेकर के आए, उस मशीन को यूज़ तक लाने के लिए पहले उसे हमारी फैक्ट्री में आना होगा, उसके लिए हमने वेजेस पे किया। फिर जब मशीनरी हमारी फैक्ट्री में आ गई उसको हमने सेटअप करवाया, सेटअप करवाने में हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, अभी तक मशीन यूज़ में नहीं आई है, तो जब तक उसमें एक्सपेंस होते रहेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दस लीगल फीस, ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन टू एक्वायर द एसेट फॉर द प्रायर बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सच एसेट, बट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने एक बार कोई लोन ले लिया, अब उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, देन वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द एसेट, for establishing the business like the cost of a patent, preliminary expenses, goodwill etc। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं अपने बिजनेस को स्थापित करने के लिए तब भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। हमने कोई पेटेंट खरीदा है, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, गुडविल खरीदी है etc। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस ऑन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस, जब तक कि हमारा प्रोडक्शन का जो काम है वो तैयार नहीं हो जाता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट एंड ऑन पुटिंग सच एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। अगर हमने कोई सेकंड हैंड मशीन भी खरीदी है, सेकंड हैंड एसेट भी हमने अगर कोई परचेज की है और जब तक कि हम उन एसेट को वर्किंग कंडीशन में नहीं लेकर के आ जाते हैं तब तक भी हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। It refers to the money spent on the day-to-day running of the business or on maintaining its existing asset in working condition। इसका मतलब है हमारे डेली के जो खर्चे होते जा रहे हैं, हमारे जो डेली यूज़ में हमारी फैक्ट्री में, हमारी बिजनेस में जो खर्चे होते जा रहे हैं या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग एसेट है उनको वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं उनको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी तक हमने जो मशीन खरीदी उसको हमारी फैक्ट्री में सेटअप होते होते उसकी कॉस्ट बन गई हमारी 21 लाख रुपए। हमने वेजेस पेड किए, हमने उसकी सेटअप कॉस्ट दी, हमने उसकी परचेजिंग कॉस्ट दी एटसेट्रा। तो इसके बाद हमारी जो ये 21 लाख रुपए की कॉस्ट बनी है, अब बाद में 2 महीने बाद इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस मशीन को हमने जब ठीक कराया तो उसमें हमारा खर्चा आया 5,000 रुपये का। देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब ये हमें इसकी वर्किंग कंडीशन में इसको रखना है। इसका पर्पस क्या है? दोज एक्सपेंडिचर आर मेड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट टू इंक्रीज इट। अब हमारा पर्पस इससे 21 लाख की जो हमने मशीन खरीदी है, हमें पता है इसकी अर्निंग कैपेसिटी 1 महीने की हमारी 1 लाख रुपये है, ठीक है। हमने मान के चलते हैं 1 लाख रुपये हमें मशीन कमा करके देगी। लेकिन अब जब इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको हमें ठीक करवाने के लिए जो 2,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, अब ये खर्चे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ठीक से अब काम करती रहे और वही 1 लाख का प्रॉफिट हमें जनरेट करके देती रही। अब हमें प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं है बल्कि उसी प्रॉफिट को बनाए रखना है, इसलिए हमने ये खर्चा किया है, तो इसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर फुली चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किए, ऑफिस एक्सपेंसेस किए, सेलिंग एक्सपेंसेस किए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑन एक्जिस्टिंग मशीन, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इसका जो पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इट इज़ इनकर्ड फॉर द एक्वाजिशन इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इसका पर्पस था हमारी एक नई मशीन या तो खरीदना या फिर उसको ही मतलब एक तरीके से हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसको ऐसे इम्प्रूवाइज करना ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे। ये हमने किया है डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अर्निंग कैपेसिटी है, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, मेंटेन करके रखेगा। पीरियड इट्स बेनिफिट्स एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, इसका हमें बेनिफिट मिलेगा 1 साल से ज़्यादा, इसका हमें बेनिफिट मिलेगा विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट, इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। इट इज़ रियल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट है। कैसे है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने मशीनरी खरीदी मान के चलते हैं, तो हमारे पास मशीनरी आई, मशीनरी को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमारे पास क्या गया, हमारे पास से गया कैश, तो इसको हम क्या कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल कहता है। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कैसे है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। तो हमने डेबिट क्या किया, हमने कोई किसी भी प्रकार का हमने मशीन में कोई खर्चा किया, तो हम क्या कर देंगे इसको कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस है वो अब डेबिट हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखाई जाती है। अब रिसिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, बिकॉज द रेवेन्यू रिसीट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल। रेवेन्यू रिसीट अगर हमारी कोई हुई है तो उसको तो हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जबकि कैपिटल रिसीट को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ईदर एज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची उससे हमें कोई अमाउंट रिसीव हुआ। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स। ऐसे ही रेवेन्यू रिसीप्ट, इट रेफर्स टू दोज रिसीव्ड विच अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें होती रहती है कि भाई ये तो होंगी ही, इनके बिना तुम्हारा बिजनेस चलेगा कैसे। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा।